अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? रेड विद अक्सर में खुश आमदीद। आज मैं हाजिर खिदमत हूँ कसस बाय मुस्फिरा जुबैर का फोर्थ एपिसोड लेकर। तो अब चलते हैं एपिसोड की जानिब। डाइनिंग रूम की तरफ चलते हुए उसने सोचा कि कभी ना कभी तो उसे मेहरा के साथ जंग का इंतखाब करना पड़ेगा। वो उसके लहजे में शक को महसूस कर सकता था और डर कर कह दिया कि वो उससे प्यार करता है। उम्मीद थी कि फिलहाल सूरत हाल ठीक हो। डाइनिंग रूम की फिजा में खुशबूदार खाने की महक और नरम गुफ्तगू की आवाज़ें गूंज रही थीं। उसने मेहरा के लिए कुर्सी निकालने के बजाय अपने बाएं तरफ वाली नशिस्त पर इशारा कर दिया था। जैसे ही वो बैठी, मुलाजमा रजिया खाने की प्लेटें लेकर आई। 2 हफ्ते एक घर में रहने के बाद भी जब मेहरा और उसके घर वाले मिलते थे तो उसके जिस्म का हर अज़ा तनाव में आ जाता था। इसलिए नहीं कि वो उसे खतरा समझता था, बल्कि इसलिए कि अगर उसकी याददाश्त वापस आ जाती तो। बानो क्यानी सरबराही कुर्सी पर बैठी हुई थी, जिनके चांदी जैसे बाल दुपट्टे से झांक रहे थे। मेज के दूसरे सिरे पर हातिम साहब बैठे हुए थे और उनके बराबर में मारिया बेगम। बानो बेगम के साथ रामिस बैठा था, जो अपने फोन पर स्क्रॉल कर रहा था। उसके चेहरे पर शोर मचाती मुस्कुराहट थी और उसके सामने खतीर था, जिसकी नजरें खाने पर थी। हम तुम दोनों का ही इंतजार कर रहे थे। रजिया प्लीज खाना ले आओ, मारिया बेगम ने मुस्कुराकर नरमी से कहा था। सॉरी चाची, मैं सो गया था। मेहरा शर्मिंदा सी हुई तो जरगम ने कहा, आप हमेशा ही सोते रहते हैं। रामिस की मुस्कुराहट छेड़ने वाली थी। तुमसे कम ही सोता हूँ। जरगम ने मजाकन आंखें घुमाई। तुम्हारे दुख में बराबर का शरीक हूँ। मैं खुद भी नींद नामी शय से महरूम हूँ। खतीर ने सर हिलाते हुए कहा था। खाना शुरू करो, आज खाना खतीर ने बनाया है। बानो बेगम ने उसको देखते हुए कहा था। आपको खाना बनाना आता है? मेहरा ने हैरत से पूछा। कुकिंग का शौक है मुझे। खतीर ने कमरे में इधर उधर देखते हुए अपना हाथ गर्दन पर फेरा। रजिया ने खाना पेश करना शुरू किया। तुम दोनों का काम कैसा चल रहा है? हातिम साहब ने संजीदगी से पूछा। सब ठीक है चाचू, जरगम ने जवाब दिया। पापा बस मुगल कारपोरेशन के केस में मसरूफ हैं। खतीर ने बिलावजाही निवाला लेते हुए जवाब दिया था। टेबल पर देखते हुए मेहरा के माथे पर बल आ गए थे। आंखें छोटी करके माथे पर हाथ रखकर करा भरी। आप ठीक हैं? जरगम का दिल तेज तेज धड़कने लगा था। आहिस्ता आहिस्ता उसने अपना सर हिलाया, जैसे किसी चीज पर बहुत ज्यादा तवज्जो मरकूज कर रही हो। उसका दिल जैसे हलक में आ गया था। मेरा, वो थोड़ा आगे झुककर बोला। कुछ अजीब है, ऐसा लगता है जैसे वो मेरे जुबान पर हैं, मगर याद नहीं आ रहा। वो गहराई में सोचती हुई बड़बड़ाई थी। शायद आपके दिमाग को मुगल कारपोरेशन नाम से गुलामों को आजाद करना याद आ गया हो। उसकी तरफ हाथ बढ़ाते हुए उसने अपना हाथ उसकी पुष्ट पर रखा था। वो गुलाम नहीं है, वो ताकत भरे लहजे में बोली। विक्टिम्स हैं। जरगम ने खुद को दुरुस्त किया। ऐसा लग रहा है जैसे ये बात हमने पहले भी की है। उसके चेहरे पर एक बार फिर खपकी मजीद गहरी हो गई थी। ये एहसास के मेहरा की याददाश्त उसकी तवक्को से जल्द वापस आ सकती थी। उसे ये सोचने पर मजबूर कर रहा था कि उसे चीज़ों को जल्दी करने की ज़रूरत होगी, किसी न किसी तरह। ओह सॉरी, मैं अजीब बातें करने लगी। अचानक वो सबको देखकर मुस्कुरा दी। ऐसा मत कहो। मारिया बेगम ने उसको एक तसल्ली बख्श मुस्कुराहट दी। हम फैमिली है बेटा, और फैमिली एक दूसरे का दुख तकलीफ में साथ रहती हैं। हातिम साहब ने चेहरे पर संजीदगी लिए कहा। कितने ही लम्हे खामोशी में गुजर गए और वो लोग वापस खाने की तरफ मुतवज्जा हो गए। मेहरा, तुम्हारी तबीयत कैसी चल रही है? मारिया बेगम ने नरम लहजे में पूछा। पहले से बेहतर है, अब डाइट बैलेंस करने की कोशिश कर रही हूँ, उसने मुस्कुराकर कहा। डाइट और भाई के सोने के शेड्यूल को बैलेंस करने की कोशिश कर रही हैं भाभी, रामेश ने दरमियान में मजे से कहा। सब हंसने लगे और कमरे में चमचों के टकराने और गुफ्तगू की आवाज़ें गूंजने लगी। उनकी शादी को 1 हफ्ता हो चुका था और वो अब इस घर में काफ़ी कंफर्टेबल हो चुकी थी। चीज़ें अब अजनबी नहीं लगती थीं। उसके तमाम जख्म ठीक हो चुके थे और दर्द भी ज़्यादा काबिल बर्दाश्त हो गया था। लेकिन वो बोर हो रही थी। घर वाले बहुत सी चीज़ों में उसे शामिल करने की कोशिश करते रहे, लेकिन वो इस बोरियत को ख़त्म ना कर सकी जो उसे घर में बैठने से हो रही थी। मेरे साथ आए। वो लोन में बैठी थी जब जरगम को घर से बाहर आते हुए देखा था। कहाँ? उठते हुए उसने पूछा। देख लीजिएगा। जब जरगम ने अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाया तो उसने अपना हाथ उसके हाथ में रख दिया और उसके साथ घर में वापस चली गई। वो जीनों से नीचे बेसमेंट की तरफ गए और फिर एक कमरे की तरफ बढ़े। उसने तकरीबन पूरा घर देख लिया था, लेकिन अभी तक ये हिस्सा नहीं देखा था। कमरे में गन ऑयल की बू आ रही थी। इर्द गिर्द नजरें दौड़ाते हुए शूटिंग रेंज इलेक्ट्रिक टारगेट्स से लेस थी और दीवारों पर हर तरफ कैबिनेट्स थी। उसने अपना हाथ जरगम के हाथ से खींच लिया। करीब पहुंचकर कैबिनेट खोला तो हर तरफ असला नजर आया। तुम्हारे पास तो गन्स का खजाना है। मैं तैयार रहना पसंद करता हूँ, वो हंसा। जंग के लिए? उसे छेड़ने लगी। नहीं, अमन पसंद आदमी हूँ। मेरे साथ शूटिंग करेंगे?
जरगम ने कैबिनेट खोलकर 2 पिस्तौल निकाली। वो मैगजीन लगाकर उसे दे चुका था और कमरे के दूसरे सिरे से कहा, हार जाओगे? देख लेते हैं। वह एक कदम उसके करीब आया। चैलेंज? फिर तो तुम इसमें मुझसे बेहतर होने चाहिए। उसकी आवाज धीमी थी। बेस्ट शॉट वाला जीतेगा। जरगम उससे दूर होकर शूटिंग रेंज की तरफ चल पड़ा। क्या जीतेगा? आप किस चीज की शर्त लगाना चाहती हैं? उसने शरारती नजरों से देखते हुए पूछा। अगर तुम जीत गए तो कमरे में सो सकते हो। ऐसा मत देखो, मुझे पता है काम के बहाने से तुम रोज गेस्ट रूम में सोते हो। वह एक लम्हे के लिए सोचती रही थी और जैसे ही वो शूटिंग रेंज की तरफ पहुंची तो बोली, आपको स्पेस दे रहा था, लेकिन अब तो मैं किसी कीमत पर हारने वाला नहीं हूँ। जरगम ने उसकी तरफ आबरू उठाए। लेकिन अगर मैं जीत गई तो मैं ट्रेनिंग शुरू करूंगी और तुम कुछ नहीं बोलोगे। वो एक क्यूबिकल में खड़े हो गए थे। डील। जरगम ने बंदूक उठाकर टारगेट पर गोली चलाना शुरू कर दी। एक लम्हे के लिए वो उसे घूरती रही क्योंकि उसे हथियार संभालते देखना मुख्तलिफ तजर्बा था। फिर उसने निशाने पर नजर डाली और उसकी भवें उठ गई। वो अच्छा शूटर था। जाहिर है वो अच्छा शूटर होगा। एक ट्रेंड ऑफिसर जो था। हर गोली टारगेट के सिरे पर लग रही थी। एक गहरा सांस लेकर उसने अपना ध्यान अपने टारगेट पर मरकूज किया और बाजू उठाकर जब ट्रिगर खींचा तो उसके रगों में खुशी की लहर दौड़ गई थी और फिर उस वक्त तक गोलियां चलाती रही थी जब तक मैगजीन खत्म ना हो गई। ये तुम्हारे लिए भी इतना ही मजेदार था जितना मेरे लिए था। एक मुतमईन सांस खारिज करके उसने जरगम की तरफ देखा जो उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। मुझसे ज्यादा आप खुश नजर आ रही हैं। वो मुस्कुराया। लगता है अब कमरा शेयर करना पड़ेगा। टारगेट को चेक करने के बाद जरगम ने मुस्कुराहट दी। ज्यादा खुश मत हो, दूसरा राउंड। उसने आंखें घुमाई लेकिन जब वो अपनी जगह से ना हिला तो वो खुंकारी, मैं ये राउंड हारने वाला हूँ। वो मजीद गोलियां लेने के लिए कमरे के दूसरे तरफ जाते हुए बड़बड़ाया था। जरगम हमेशा हर चीज काबू पाने पर फख्र करता था, लेकिन जैसे ही मेहरा की बात आती थी वो अपने जज्बात पर काबू नहीं रख सकता था। अपने बेडरूम में खड़े जींस की जेबों में हाथ रखकर वो ये जानने की कोशिश कर रहा था कि वो कैसे महसूस कर रहा था। उसे मेहरा मुगल पसंद थी, न सिर्फ इसलिए कि वो एक अच्छी अलायंस होती, बल्कि उसे उससे लगाव होने लगा था। उसने रामेश को छेड़ा था जब उसे मोहब्बत हुई थी और उसके रिश्ते करने में मदद भी की थी, लेकिन एक लम्हे के लिए भी नहीं लगा था कि एक औरत होगी जो उसे अपने लिए भी हैप्पीली एवर आफ्टर की ख्वाहिश दे जाएगी। वो हंस दिया। मेहरा मुगल उसकी दुश्मन की बेटी। दिल भी आया तो दुश्मन की बेटी पर आया। उसकी आंखें ये सोचकर छोटी हो गई थी कि उसकी याददाश्त किसी भी वक्त वापस आ सकती थी और अगर ऐसा हुआ तो वो क्या करेगा। मालूम नहीं कि मेहरा किस तरह का रद्द अमल जाहिर करेगी। बहरहाल वो लोग उसे जख्मी कराची में छोड़ सकते थे। उम्मीद थी कि ये चीज किसी काम आ सकेगी। वो पूरी कोशिश कर रहा था कि मेहरा को अपने घर में महफूज रखें। शायद वो बदगुमान ना हो। शायद किस्मत कुछ वक्त के लिए उसका साथ दे दे। अपने पीछे दरवाजा खुलता हुआ सुनाई दिया और आहिस्ता से अपने कंधे के पीछे नजर डाली। मेहरा अंदर आई और उसकी तरफ चलने से पहले दरवाजा बंद किया। वो अपनी नजरें खिड़की के बाहर के मंजर की तरफ मोड़ चुका था। जब वो पास आकर खड़ी हुई तो उनके गिर्द खामोशी छा गई। वो उस सोच में खोया था कि उनके लिए मुस्तकबिल में क्या होगा। वो हमेशा आगे का प्लान करने में कामयाब रहा था, लेकिन अब ऐसा लग रहा था जैसे ये माजी की बात हो गई थी। मैं ट्रेनिंग शुरू करना चाहती हूँ, वो आहिस्ता से बोली। ठीक है। मुंह मोड़कर जरगम ने उसकी तरफ देखा। बस आराम से करिएगा। वो अस्वात में सर हिलाकर अपनी आंखें उसकी तरफ उठा चुकी थी और फिर वो चंद पल यूं ही एक दूसरे को देखते रहे। एक लम्हे बाद मेहरा ने कहा, मुझे बस थोड़ा और वक्त चाहिए। वक्त? ले लें वक्त, लेकिन मुझसे मोहब्बत करनी पड़ेगी। सर अस्बात में हिलाते हुए उसने अपना बायां बाजू उसके कंधे के गिर्द लपेटकर उसे अपनी तरफ खींच लिया और मजाकन कहा, हालांकि वो संजीदा था। इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन 1 महीने में शादी भी। मेरे लिए ये सब बहुत जल्दी था। मैं जानती हूँ कि तुम्हारे लिए ये मुश्किल होगा। मेहरा ने उसकी तरफ देखा। मोहब्बत को एक तरफ रखकर क्या आप मुझसे शादी कर सकती थी? अपने बाजू उसके कंधे से नीचे करते हुए वो उसका सामना करने के लिए मुड़ा। जिस दुनिया का तुमने मुझे बताया है, मैं इतना तो जानती हूँ कि मेरे डैडी मुझे अपने पसंद के किसी आदमी से शादी के लिए मजबूर जरूर करते। उसकी भवें उठ गई थी। लेकिन मैंने शादी कर ली। बहरहाल ये मेरी मर्जी से हुई है। वो उसे हैरान करती हुई मजीद बोली, मुझसे शादी सद्दाम साहब के लिए सबसे बड़ा सदमा होगा। वो मसलती मुस्कुराहट को छुपा ना सका। और उनकी शादी की खबर सुनकर सद्दाम भी छुप ना सकेंगे। मैं चेंज करके सोने जा रही हूँ। मेहरा खिलखिलाते हुए बाथरूम में गायब हो गई थी। वो अलमारी की तरफ चला, अपने कपड़ों को हटाया, छोटे से सेफ खोलने से पहले कोट डाला और तस्दीक की। अपनी माँ की चमकती हुई सुर्ख याकूत की अंगूठी रोज की तरह जेब से निकालकर अंदर सेफ में रख दी।
ये सोचते हुए कि क्या वो कभी मेहरा की उंगली में या अंगूठी देख सकेगा। अपने बालों को दाएं कंधे पर डालकर वो लेट गई। बाथरूम का दरवाजा खुला और उसकी नजरें उस तरफ उड़ गईं जहां सरगम सियाह स्वेट पैंट और टी शर्ट पहने बाहर आ रहा था। मेहरा को अब अंदाजा हुआ कि उसकी पसंद इतनी भी बुरी नहीं थी। मेरे बेड पर अच्छी लग रही हो। वो बेड के पास रुककर अपना सर झुकाकर उसे देखने लगा। अपना दिमाग गटर से निकाल लो। मेहरा ने उसे खबरदार किया। सरगम सर नफी में हिलाते हुए मुस्कुराया और लाइट बंद करके लेट गया। तुम अपनी साइड रहोगे और मैं अपनी साइड, वो कहती। ऑफ कोर्स। मेरे लब बड़बड़ाया। सोने की एक्टिंग करने के बजाय मुझे पानी और पेन किलर दे दो। वो खामोशी से लेटे हुए थे जब मेरा अचानक बोली, क्या हुआ, ज्यादा दर्द है? वो फौरन आंखें खोलकर उसे देखने लगा। इतना नहीं, इससे मुझे जल्दी नींद आ जाएगी। सर हिलाते हुए वो उसकी तरफ देखकर फीका सा मुस्कुरा दी। आता हूँ, बिस्तर से उठते हुए वो कहने लगा। जब वो कमरे से निकला वो छत की तरफ देखती हुई वापस ख्यालात में खो गई थी। शादी इतनी भी बुरी चीज नहीं थी। वो यकीनी तौर पर सरगम से मोहब्बत करना सीख सकती थी। वो उसे पहले ही पसंद करने लगी थी और इसके बारे में सोचने के लिए कुछ दिन लेने का फैसला करते हुए असल में पिछले 2 हफ्ते से बेहतर महसूस कर रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे चीजें आहिस्ता आहिस्ता अपनी जगह पर आ रही हैं। हालांकि उसकी यादें अभी तक गायब थी। कैनी हाउस पर दिन निकला हुआ था। सारा घर सूरज की रोशनी से जगमगा रहा था और हातिम साहब अपने दफ्तर रवाना हो चुके थे। मारिया बेगम बावर्ची खाने में रसिया के सर पर खड़ी थी और बेबे कुरान पाक की तिलावत कर रही थी। खतीर और जरगम आजकल दोपहर में दफ्तर जाया करते थे। ऐसे में 2 हफ्ते हो चुके थे कि मेहरा ने उससे वक्त मांगा था और उसके बाद से उसने उस बारे में कुछ नहीं कहा था। सब्र करना कोई आसान काम नहीं था, ये सिर्फ असियत थी। बेसमेंट में शूटिंग रेंज के बराबर में वो जदीद सुरमई इंटीरियर और सामान वाले जिम में दाखिल हुआ तो मेहरा सिया लंबी आस्तीनों वाली शर्ट और लेगिंग में मलबूस ऊंची पौनी के साथ हेडफोन लगाए हुए ट्रेडमिल पर जॉगिंग कर रही थी। उसने तकरीबन अपनी साबका ताकत को दोबारा हासिल कर लिया था, लेकिन फिर भी वो किसी जंगजू की तरह ट्रेनिंग कर रही थी। बगैर आस्तीन के ट्रैक सूट पहने हमेशा की तरह स्टाइलिश से बिखरे हुए बालों के साथ उसके साथ वाली ट्रेडमिल पर चढ़ते हुए उसने धीमे रफ्तार से चलना शुरू किया ताकि वो वार्म अप कर सके। तुम लेट हो, हेडफोन गर्दन से हटाते हुए वो गहरी सांस भरते हुए बोली। जरगम तुराब के साथ कॉल पर था जो लड़कियों को तलाश नहीं कर सका था। 1 महीना पहले जब उसने तुराब और उसकी टीम के मेहरा के सेफ हाउस की तलाशी करने पर मजबूर कर दिया था, सिर्फ उसे खाली पाने के लिए। मेहरा को चोट लगने से पहले उन लोगों ने जिन लड़कियों को बचाया था वो अभी तक गायब थी और जरगम सिर्फ उम्मीद कर सकता था कि सद्दाम साहब उनके पास उससे पहले नहीं पहुंचेगा। उसके अलावा अभी तक सद्दाम का कोई सुराग नहीं मिला था। वो बहुत खामोश था और सरगम को ऐसा लगता था कि वो हमले का प्लान कर रहा था, जबकि उसे मकली में देखा गया था, लेकिन वहां उसका कोई सबूत नहीं मिला था। शायद ये उन लोगों का ध्यान हटाने के लिए था। बस कुछ काम थे। ट्रेडमिल की रफ्तार बढ़ाते हुए सरगम ने जवाब दिया। कोई परेशानी है? मेहरा ने उसकी तरफ देखते हुए पूछा। बस फ्रस्ट्रेट हूँ, सद्दाम कहीं नहीं मिल रहा। बोलते हुए उसने अपनी रफ्तार को मजीद बढ़ा दिया था। वो अपनी ट्रेडमिल को एक स्टॉप आहिस्ता करके बैठ गया और फिर ऐसा लगा कि वो गहरी सोच में पड़ गया था। आपको मालूम है कि वो कहाँ छुपा हो सकता है? उसने मेहरा से पहले भी पूछा था, लेकिन उसने उन तमाम जगहों का जिक्र किया था जो सद्दाम को तलाश करने में मदद नहीं कर रही थी। ठट्टा के बारे में क्या ख्याल है? हमारी खानदानी हवेली है वहाँ, मिर्जा महल। मेहरा ने अपनी नजरें उसकी तरफ मोड़ी। 1 मिनट, मुझे कैसे? आह! वह जोर से आंखें मीच कर एकदम ही पीछे हटी थी। डॉक्टर ने कहा था ऐसी कुछ चीजें अचानक याद आ सकती हैं। जरकम ने हाथ बढ़ाकर उसे पानी की बोतल दी। सिर्फ टीस उठी थी। मेहरा ने सर हिलाते हुए बोतल वापस की। जरगम की पेशानी पर बल पड़े थे। पहले मेहरा को कुछ कुछ याद आना शुरू हुआ था और दूसरा उसे ठट्टा के बारे में क्यों ख्याल नहीं आया था। अगर किसी को छुपने की जरूरत हो तो घर से बेहतर जगह कौन सी हो सकती है? लियाल लाजमी जानती होगी कि सरगम सद्दाम को ढूंढ रहा था। ट्रेडमिल को रोककर सरगम बाहर निकला और तेजी से जीने चढ़कर सीधा सिक्योरिटी रूम की तरफ बढ़ा था जहां उसका फोन रह गया था। फोन उठाते हुए उसके सीने में गुस्सा उबलने लगा था जब उसने लियाल इत्तेहाद का नंबर डायल किया था। क्या हुआ? तेर ने पूछा और उसने रुकने का इशारा किया। अस्सलाम वालेकुम मिस्टर कियानी। वल्लाह आपकी कॉल का ही इंतजार था, लयाल ने जवाब दिया। वालेकुम अस्सलाम, मिर्जा सद्दाम मुगल कहाँ है? जरगम ने गहरे सांस खारिज की थी। पहले पेमेंट, लयाल ने इंतहाई सुकून से कहा था, जिस पर जरगम को आग लग गई थी। कर रहा हूँ पेमेंट। उसने दांत किचकिचाकर बैंक की ऐप खोली। लो चेक।
इस बार आपने थोड़ी देर कर दी। एनीवेज, मिस्टर मुगल का हेलीकॉप्टर मकली के किसी खेत की तरफ लैंड हुआ था और वहां से वो खुफिया रास्ते की मदद से तमे मिर्जा मुगल नामी मेंशन की तरफ गए थे। कुछ लम्हों के बाद लियाल ने कहा। जरगम ने लियाल का शुक्रिया अदा किया और कॉल खत्म की। फिर मैं इस पर मुक्का मारा। डैम इट, बताना पसंद करोगे क्या हुआ? खदीर ने हाथों का तकिया बनाकर कुर्सी की पुष्ट से टेक लगाकर पूछा। सद्दाम ठट्टा में छुपा बैठा है, सरगम ने जब कहा तो उसके जिस्म में गुस्सा उबला था। सबसे पहले सद्दाम की प्रॉपर्टीज को चेक करना चाहिए था, हमने बहुत वक्त जाया कर दिया। बेहतरीन, खदीर ने ज़ेरे लब कहा। इसी वक्त दरवाजा अचानक खुला और मेहरा अंदर आई थी, जो यकीनन सब सुन चुकी थी। मुझे अपने साथ ले चलो, मैं मदद कर सकती हूँ, उसने अंदर आते ही कहा। यह एक खतरनाक ऑपरेशन है, हम किसी सिविलियन को साथ नहीं ले जा सकते। जरगम ने उसकी बात पर हैरत का इजहार किया। मैं कोई आम सिविलियन नहीं हूँ, मैं हवेली के अंदरूनी लेआउट, सिक्योरिटी की तफसीलात सब जानती हूँ और मैं अपने डैडी को गिरफ्तार होते हुए देखना चाहती हूँ। उसने सपाट निगाहों से सामने बैठे दोनों लड़कों को देखा। ये आसान नहीं है, मुझ पर भरोसा करके तो देखो, तुम ही ने कहा था कि मैं इस सालों से अपने डैडी के खिलाफ काम कर रही हूँ। उसके बाद काटकर उसने फिर से कोशिश की। इसकी बात सही है, अंदरूनी मालूमात हमारे काम की हो सकती हैं। तीर ने जरगम की तरफ देखते हुए उसे राजी करने की कोशिश की। ठीक है, लेकिन आप हमारे ऑर्डर पर अमल करेंगी और मेरे या खतीर के साथ रहेंगी। चंद लम्हों की खामोशी के बाद जरगम ने उंगली उठाकर उसे तंबी की थी। हाँ हाँ, प्रॉमिस। मुस्कुराते हुए मेहरा और खतीर ने आपस में नजरें मिलाई। वैसे मिर्जा महल पर हमला करना आसान नहीं है, वहाँ डैडी की पूरी फौज होगी। मेरे पहले ही 2 बंदे मारे गए थे। खतीर ने लम्हे भर के लिए आंखें मूंद ली। तो तुम्हारी टीम नहीं होगी? जरगम के माथे पर लकीरें आई। इतने नाजुक नहीं है मेरे लड़के, जब मैं होऊंगा तो मेरी टीम भी होगी। खतीर अभी तक बेनियाजी से बैठा था, अब डायरेक्टर से इजाजत लेनी पड़ेगी। जरगम ने बेजारी से कहा। इजाजत कौन लेता है, उनको बताओ सिर्फ। खतीर ने शैतानी मुस्कुराहट के साथ कहा, जिस पर जरगम ने आंखें घुमाई। तुम हमारी मदद क्यों करना चाहती हो? खतीर ने मेहरा की तरफ देखकर सवाल किया। जब मैं कुछ मदद कर सकती हूँ तो जाहिर है मुझे अपने शोहर का साथ देना चाहिए, उसने थोड़ी सी मुस्कुराहट के साथ कहा। क्या मैं इसे हाँ समझूं? जरगम का दिल एक लम्हे के लिए रुक गया। पर प्रपोजल रोमांटिक हो तो शायद। वो कंधे उचकाती हुई मुड़कर दरवाजे की तरफ चल दी। जरगम ये जानकर परेशान था कि सद्दाम कहाँ छुपा हुआ था, फिर भी उसके चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई थी। ये एक जीत थी जिसकी उसे बेहतरीन जरूरत थी। शादी के बाद कौन सा प्रपोजल? खतीर सारा किस्सा सुनकर बेखबरी से यही बोला। पता नहीं, लेकिन ये प्रपोजल को रोमांटिक कैसे बनाते हैं? वो उसकी तरफ मुड़ा और पूछा। तुम्हें मालूम है ना कि मेरी जिंदगी में रोमांस जैसी कोई चीज नहीं है, जाकर रू से पूछो। खतीर उसे ऐसे देख रहा था जैसे वो पागल हो। राइट। सरगम प्रपोजल के प्लान के लिए सिक्योरिटी रूम से निकला ताकि उसके बाद सिर्फ सद्दाम वाले ऑपरेशन पर तवज्जो मरकूज कर सके। उसे एक वक्त में एक ही काम करना चाहिए था। राहदारी से गुजरकर वो तेज तेज कदम उठाता हुआ अपने पोर्शन के जीने की तरफ बढ़ा था। जब रामिस के कमरे में दाखिल हुआ तो कमरे में चारों तरफ अंधेरा था। उसने बत्ती रोशन की तो हल्की सर्द और आसमानी रंग की दीवारें और हर तरफ ट्रॉफीज नजर आई। रामेश गोल बेड पर आई मास्क लगाए हुए औंधे मुंह सोया हुआ था। उसने जाकर साइड टेबल पर दस्तक दी थी तो नाइट सूट में आई मास्क सर पर चढ़ाकर मुंदी मुंदी आंखों से उसे देखा। भाई, वैसे तो आप मेरे कमरे में आते नहीं हैं, लेकिन जब सो रहा होता हूँ तभी क्यों आते हैं? रामिस उसे कहकर वापस गड़ाप से अंदर घुस गया। क्योंकि तुम पूरे दिन सोते रहते हो, वो उसका कंबल खींचकर बोला। जुल्म है यार, जुल्म। बस उठ गया खुश। रामिस बुरा सा मुंह बनाकर बैठ गया था। मुझे कोई रोमांटिक प्रपोजल का आइडिया चाहिए। वो साथ जाकर बेड पर बैठ गया। रामिस ने बेयकीनी से उसकी तरफ देखा था, जैसे उसने अभी कोई गैर मुल्की जबान बोल दी हो। क्या हुआ, पंजाबी में दोहराऊं? अरे नहीं, मुझे आपसे ये अल्फाज सुनने की उम्मीद नहीं थी। वैसे पता है भाई, इतनी जल्दी बदलने से लोग मर जाते हैं। वो जल्दी से सर नफी में हिलाकर उसे छेड़ने लगा था। सरगम के घुटते रहने पर भी उसकी बत्ती सी बंद नहीं हुई थी। अब इतना सड़ा हुआ मुंह बनाने की जरूरत नहीं है। अगर आपको मेरी मदद चाहिए तो मुझसे प्यार से बात करनी होगी। अपनी भाभी के लिए कोई अच्छा सा प्रपोजल का आइडिया दे दो मुझे। गहरा सांस लेते हुए वो दांत पर दांत जमाकर मुस्कुराया था। आपको रिक्वेस्ट ही करनी नहीं आती, लेकिन चले आप मेरे भाई हैं तो बता देता हूँ। रामिस गर्दन पीछे फेंक कर हंसने लगा था। जरकम उसे देखता रहा। वो जानता था कि रामिस की हंसी हमेशा की तरह खोखली थी। वो ऐसे ही हंस बोल कर लोगों के सामने अपना गम छुपाने की कोशिश करता था। उसके हंसते चेहरे के पीछे की तकलीफ से वो वाकिफ था, लेकिन बेबस था। रामिस अपनी थोड़ी के नीचे उंगली रखकर सोचने लगा। आइडिया आज की तारीख में ही चाहिए। 1 मिनट गुजर जाने के बाद जरकम ने बेसब्री से कहा। मेरे पास हजारों आइडियाज हैं,
मगर मैं ये सोच रहा हूँ कि भाभी को कौन सा पसंद आएगा, इसलिए थोड़ा सब्र करें। उसने सरगम को घूरते हुए कहा था। या अल्लाह, इसमें तो सारा दिन लगेगा। कैंडल लाइट डिनर कैसा रहेगा? सरगम ने पूछा। बोरिंग, रामेश ने जवाब दिया। वो कुछ सोचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन दिमाग में कुछ नहीं आ रहा था। आपके ऐसे घूरने की वजह से मेरा भी दिमाग नहीं चल रहा। वो रामेश को उस वक्त तक घूरता रहा था जब तक उसने तंग आकर बोल नहीं दिया। भाभी को आप किसी खूबसूरत फूलों वाली फील्ड में ले जा सकते हैं और अच्छा सा खत लिखना पड़ेगा। सिर्फ मोहब्बत का इजहार काफी नहीं है। एक और लम्हा खामोशी में गुजरने के बाद रामेश बोला, मैं कुछ लिखूंगा? तुम मजाक कर रहे हो ना? इससे ज्यादा मैं इसमें मदद नहीं कर सकता। इजहार तो दिल से होता है। उसकी पेशानी पर बल पड़े थे। तुम्हें वाकई लगता है कि मेरे पास दिल है? वो जोर से हंस दिया। आप भूल गए हैं कि मैं आपका भाई हूँ। मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करें। रामेश ने उसके कंधे को थपथपाते हुए कहा। सिर्फ भाभी को यह बताएं कि आप उनके लिए क्या महसूस करते हैं। वो सर से आई मास्क उतारते हुए मजीद कहने लगा। क्या मैं एक्टिंग इतनी अच्छी कर रहा हूँ कि रामेश को भी यकीन हो गया कि मैं मेहरा से मोहब्बत करता हूँ? गोया रामेश जैसे उसका दिमाग पढ़ सकता हो। सिर्फ आपको ही लगता है कि ये एक्टिंग है। मैंने देखा है कि आप उनके साथ कैसे रहते हैं। आप उनकी परवाह करते हैं और आपको इस हकीकत को कबूल कर लेना चाहिए, इससे पहले कि देर हो जाए। देखभाल का मतलब प्यार नहीं होता रू। बेड से उठकर उसने रामेश को कहा था। उसके कमरे से बाहर निकलकर वो गेस्ट रूम की जाने बढ़ा। उसने अपने पीछे दरवाजा बंद किया और फिर खिड़की के सामने खड़े होकर सोचने लगा था। वो हर चीज में इतना फंस गया था कि वाकई उस पर गौर नहीं किया था कि वो कैसे महसूस करता था। उसे वो दिन याद था जब मेहरा मुगल को पहली बार देखा था। उसे लड़ते हुए देखकर उसने इज्जत कैसे कमाई थी, लेकिन पिछले महीने उसके साथ रहने से, हाँ, उसे परवाह थी। उसकी बहादुरी, ताकत, जहानत सब ये पसंद था। सबसे ज्यादा ये पसंद था कि वो गुलामों को आज़ाद करने के लिए सद्दाम के खिलाफ कैसे लड़ी थी। इससे जाहिर होता है कि मेहरा के पास भी दिल था। जब वो किसी चीज की परवाह करती थी तो उसके लिए मरने के लिए भी तैयार होती थी। आंखें मूंद कर वो मेहरा की तस्वीर सामने लाया था। उसकी खूबसूरती, उसकी खुशबू, उसे ये सभी पसंद था। मैं उनसे मोहब्बत करता हूँ। उसकी आंखें खुल गई थी। क्या ये ऐसा ही है? गहरी सांस खारिज करके उसने हेलीकॉप्टर वाले मंजर की याद ताज़ा की जब वो मौत के मुंह में थी। उसके हाथ मुट्ठियों में जकड़ गए, जैसे कि सीने में कुछ चुभन सी होने लगी थी। ओके, गहरी सांस लो। मैं मेहरा से मोहब्बत करता हूँ। उसकी सांसें तेज होने लगी थी और जिंदगी में पहली बार घबराहट महसूस हुई थी। ओ खुदा, अगर उसकी यादें लौट आई और मैं उसे खो दूं, फिर मैं क्या करूँगा? कल के बाद जब से उसे पता चला था कि उसके डैडी ठट्टा में छुपे हुए थे, जब से ही सरगम इंतहाई परेशान का शिकार था। वो सिर्फ सुबह फजर के वक्त बिस्तर पर लेटा था और उसके बेदार होने से पहले ही चला गया था। वो जिस तरह मदद कर सकता था कर चुका था। वो बावर्ची खाने में मारिया बेगम के साथ खड़ी अपनी सलाद बना रही थी जब सरगम किचन में आकर उसे बेसब्री से देखते हुए कहने लगा, आप किस कामों में लग गई हैं? इसके लिए रजिया है ना, चले बाहर आए। मैंने बहुत मना किया था तुम्हारी बीवी को, लेकिन इसने मेरी एक नहीं सुनी। मारिया बेगम ने फौरन सलवार कमीज ज़ेबतन की हुई थी। खैर है चाची, ये मेरी भी नहीं सुनती। महारानी बाहर आना पसंद करेंगी? अपनी चाची को कहकर वह मेहरा की तरफ पलटा था। क्यों? वह ढीली जीन्स पर स्याह शर्ट में मलबूस थी। मैं आपको कहीं ले जाना चाहता हूँ। कहाँ? वो सलाद को काउंटर पर रखकर पूछने लगी। सॉरी चाची, बट। जरगम कहने के बाद पलटा और उसका हाथ पकड़कर उसे किचन से बाहर लॉन से गुजारता जीने चढ़ता तीसरी मंजिल उनके पोर्शन की राहदारी से बेडरूम तक ले गया था। उसने अलमारी की तरफ इशारा करते हुए कहा, अपनी लेदर पैंट और जैकेट पहन लो, मैं नीचे इंतजार कर रहा हूँ। वो उसे ऐसे कमरे से बाहर निकलते हुए देख रही थी जैसे वो किसी को मारने निकला हो। फिर अलमारी से कपड़े निकालकर जल्दी से कपड़े तब्दील किया और साथ लेदर बूट्स पहने। जब आईने में अपने अक्स को देखा था तो उसके अंदर एक मानुस सा एहसास झलका था। वो कपड़ों में आरामदेह महसूस कर रही थी, जैसे वो खास हो। उसके अलावा अच्छी भी लग रही थी। कमरे से बाहर निकलकर वो सीने अबूर कर रही थी। केरा में सफ़ेद टेस्ट मैच की यूनिफॉर्म में मलबूस थका हुआ सा ऊपर चढ़ता नजर आया। मेहरा पर नजर पड़ते ही मुस्कुरा दिया। बड़े बड़े लोग भाई। वो उसे छेड़ता हुआ आगे बढ़ गया था और वो भी मुस्कुरा दी। नीचे पहुंची तो सामने सोफे पर बैठी बानो बेगम ने उसे सर से पांव तक देखा था। शलवार कमीज ना है तेरे पास? ये कैसे कपड़े पहन रखे हैं? वो जो काफी अरसे से बर्दाश्त कर रही थी, आज उनकी बस हो गई थी। अपने शोहर के साथ जा रही है और अकेली भी जाए तो मसला नहीं है। जरगम ने अंदर दाखिल होते हुए कहा, कमबख्त, कुछ हया कर।
सारा खानदान बातें बना रहा है कि हमारी बहू छोटे छोटे कपड़ों में घूमती है। बानो बेगम ने दहल कर सरगम की जानिब देखा था। मैं जबरदस्ती अपनी मर्जी मेहरा पर मुसल्लत नहीं कर सकता बेबे। हाथी पालने के बाद उसे पिंजरे में रखने की तवक्को हम नहीं कर सकते। जो बना रहा है बातें उसे बनाने दे। नरमी से कहते हुए उसने बानो बेगम की जानिब सर को खम दिया था और उसका हाथ पकड़कर बाहर की तरफ चल पड़ा। पार्किंग में आते ही मेहरा रुक गई और उसकी नजरें सरगम पर जम गई। तुमने मुझे हाथी कहा? सदमे से बस वो यही बोल सकी थी। ना नहीं, वो तो बस मुहावरा था। उसने बेइख्तियार बहुत सा थूक निकला था। क्या चीज? वो उसे नासमझी से देखते हुए सवाल कर रही थी। एडियम एडियम। ओह फिर ठीक है। वो वापस मुस्कुरा दी। अंग्रेज चले गए, मेरी बीवी को छोड़ गए, वो ज़ेरे लब बड़बड़ाया। सदमे से निकल कर जब पार्किंग में हैवी ड्यूटी मोटरसाइकिल देखी तो मेहरा के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई थी। एक बाइक को कौन इतने प्यार से देखता है? उसने आंखें घुमाकर उसे देखा था। ये बाइक नहीं, बीस्ट है। उसकी तपती आंखें देखकर वो महसूस हुई अल्लाह के मखलूक की बनाई हुई चीज को देख रही हैं। अल्लाह की मखलूक को देखें, ये है अजीम शाहकार। वो घूमकर उसके सामने आया। पार्किंग में खड़े हुए ड्राइवर ने बमुश्किल मुस्कुराहट दबाई थी। कोई शाहकार नहीं, सिर्फ डिल्यूजनल हो तुम। उसने हाथ झल्लाकर बेनियाजी से कहा। इसमें डिल्यूजनल कैसा? मैं अपनी लुक्स को अप्रिशिएट कर रहा हूँ। उसके अंदाज में कोई फर्क नहीं आया था। आए? वो आगे जाकर अपनी मोटरसाइकिल पर चढ़ा और फिर एक हेलमेट उसके सामने किया। हेलमेट लेकर उसने पहना और फिर मोटरसाइकिल के पीछे हिस्से पर सरगम को दोनों तरफ से पकड़कर बैठ गई। इंजन स्टार्ट करते ही वो घर से निकल गए थे। वो शूटिंग रेंज से ज्यादा खुश महसूस कर रही थी। जब वो हाईवे के पास पहुंचे थे तो उसने अपनी आंखें बंद करके इस लम्हे को खुद को खो दिया था। अपना बाजू सरगम की गिरद मजबूती से थामे हुए। नहीं मालूम था कि वो कितनी देर से ड्राइव कर रहे थे और वो लोग कहाँ जा रहे थे। जब तक कि सरगम ने बाइक रोकी थी, इर्द गिर्द नजर दौड़ाते हुए पहाड़ों और सब्ज दरख्तों के दरमियान एक झील नजर आई थी। खड़े दरख्तों के छाव में सिर्फ परिंदों की चहचहाट सुनाई दे रही थी। हेलमेट उतारने के बाद सरगम उसका हाथ पकड़कर उसे वॉकिंग ट्रैक की जानिब ले गया। घने दरख्तों के साय से गुजरते हुए पानी की सतह पर सूरज की किरणें चमक रही थी। खूबसूरत मंजर को देखकर वो मुस्कुरा दी। ये कौन सी जगह है? वो हाथों का छज्जा बनाते हुए पेशानी पर रखकर उसे देखने लगी थी। उसने सरगम की गहरी नीली आंखें आज पहली बार गौर से धूप में चमकते हुए देखी थी। रावल लेक। अम्मी के साथ आता था यहाँ। उसके चेहरे पर उदास मुस्कुराहट आई थी। मेहरा। वो सरगम की तरफ मतवज्जा हुई तो उसके संजीदा लहजे पर उसे सवालिया नजरों से देखने लगी। वो एक गहरा सांस खारिज करके फिर से सर झुका चुका था। मुस्तकबिल में कुछ भी हो जाए, मैं चाहता हूँ कि आप इस लम्हे को याद रखें। मेरा मतलब है वो सब कुछ जो मैं कहने जा रहा हूँ। ठीक है? वो लब भींच कर उसकी जानिब देखने लगी। वो एक और गहरा सांस खारिज करके उसकी कत्थई आंखों में देख रहा था। मेरे दिल में आपका ऐसा बसेरा है कि अब उसे अपना कहना मुश्किल हो गया है। ये अल्फाज उसके दिल में सीधे उतरे थे, जो कि अजीब बात थी क्योंकि वो बातों बातों में अक्सर मोहब्बत का इजहार करता रहता था, लेकिन इस बार ये मुख्तलिफ लगा था, जैसे दिल से कहा हो। उसने अपना सर अस्बात में हिलाकर बहुत सा थूक निकला। जब मैंने आपको पहली बार देखा था मुझे तभी अंदाजा हो गया था कि आप मुख्तलिफ हैं। मेरा मतलब है कि और कौन 6 फीट 4 इंच के आदमी को इतना नर्वस कर सकता है। लेकिन ये सिर्फ खूबसूरती या सहनत नहीं है जो मुझे अपनी तरफ खींचती है। ये वो एहसास है जो मुझे आपके होने से होता है, जैसे मैं बिल्कुल वहाँ हूँ जहाँ मुझे होना चाहिए। सरगम के अल्फाज उसकी सांसों पर दस्तक दे रहे थे। कशिश की सूरत में शुरू होने वाली मोहब्बत, दिल लगी से लगाव, फिर कुर्बत और अब एक मजबूत वादा बन चुकी थी। रास्ते कठिन हो सकते हैं, मगर क्या जिंदगी के इस सफर में मेरा साथ देंगी? वह एक लम्हे के लिए झील के ठहरे हुए पानी को घूरती रही थी, सब कुछ समझने के लिए। ये सिर्फ मोहब्बत के बारे में नहीं था, वो जिंदगी का एक अटूट अलायंस तश्कील दे रहा था। हम मिलकर लड़ेंगे, हम एक साथ मरेंगे, लेकिन पहले एक साथ हम जिएंगे। हाँ, थैंक गॉड। जरगम की आंखों से लम्हे में फिक्र गायब हुई और लम मुस्कुराहट में ढल गई। फिर उसने जेब से एक अंगूठी निकाली थी। अपना हाथ दो। तुमने मुझे तुम कहा था। ज्यादा फ्री होने की जरूरत नहीं है, वरना डिसीजन चेंज कर लूंगी। अपना हाथ आगे करते हुए वो शरारती से मुस्कुराई। तुमने देर कर दी, अब नो रिटर्न नो एक्सचेंज। जरगम ने याकूत की अंगूठी उसकी उंगली में पहनाई, जिसके गिर्द चमकदार हीरे लगे थे, और फिर आंखें उसकी तरफ उठाई थी। अब तो साथ क्या नाम लगाना ही पड़ेगा तुम्हें। उसने अपनी निगाह मेहरा के चेहरे पर जमा दी थी। मेहरा मुगल क्यानी। ये नाम कितना ताकतवर लगा था।
नई जिंदगी का नया नाम। ड्रेसिंग रूम में खड़े होकर वो अपने अक्स को घूरते हुए उस सुबह की याद को ताज़ा कर रहा था। खुदा का शुक्र था, मेहरा ने ये तो नहीं कहा था कि वो उससे मोहब्बत करती है, लेकिन वो ये रिश्ता दिल से कबूल कर चुकी थी और उसके लिए यही बहुत था। अब उससे निकलने का कोई रास्ता नहीं था, जिसका मतलब था कि वो उसकी थी। यहाँ तक कि अगर मेहरा की याददाश्त वापस भी आ जाती, तब भी वो उसे छोड़कर न जाती। उसने कुछ परेशानी कम कर दी थी और अब वो मुगल कारपोरेशन पर तवज्जो मरकूज कर सकता था। अगले दिन उन्हें ऑपरेशन की मंसूबेबंदी शुरू करनी थी। सारा दिन एक के बाद एक काम होना था। चांद की हल्की रोशनी कमरे के अंदर फैल रही थी। वो आंखें मूंदे बेड पर लेटी हुई थी। जरकम ड्रेसिंग रूम से निकलकर कमरे में आया, जहां मेहरा का धुला धुलाया सा चेहरा लैंप की रोशनी में चमक रहा था। तुम अभी तक जाग रही हो? पूछते हुए वह बेड के करीब आया। हाँ, बस तुम्हारा इंतजार कर रही थी, उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। जरकम उसके करीब आकर बेड पर आहिस्ता से लेट गया। जैसे ही वो लेटा तो उसने देखा कि मेहरा के बाल उसके तकिए पर बिखरे हुए थे। वो उन खुमार आलूद बालों की खुशबू में गुम हो गया। तुम्हारे बाल कितने खूबसूरत हैं, उसने नरमी से कहा और फिर अपनी उंगलियों से उसके बालों में हल्की हल्की चाल चलाने लगा। अगर डाई नहीं करती हो तो ये रंग उतरता क्यों नहीं है? क्यों उतरेगा, ये नेचुरल कलर है। उसने आंखें खोलकर उसकी तरफ देखा। हैं? मतलब तुम इसी कलर के साथ पैदा हुई हो? उसका मुंह खुल गया था और आंखें छोटी करके वो उसके बाल देखने लगा। जाहिर सी बात है, मेरे लबों पर मचलती हुई मुस्कुराहट रोक न सकी थी। क्या था? नहीं, अबरना, नाम भी याद है मुझे। वो चलने में तो खामोश रहा। उसके बाद कुछ याद आने पर फातिहाना मुस्कुराहट के साथ कहा, कितने पैसे लगे थे एक जवाब के बदले में गाड़ी मॉडिफाई करने में? पलके झपकाकर वो मासूमियत से बोली थी। बहुत दोस्ती हो रही है तुम्हारी उस जासूस रामेश से। उसने दांत किचकिचाए और वो खिलखिला दी। कल से मुझे हमारे वलीमे के इंतजामात भी करने हैं। वो अब तक उसके बालों में उंगलियां चला रहा था। अब कौन सा वलीमा? इतना टाइम हो गया है शादी को? उसने भय में उचकाकर पूछा। तुम्हारे सही होने का इंतजार कर रहा था, और वैसे भी वलीमा सुन्नत है, उसने नरमी से कहा तो मेहरा ने इस्पात में सर हिलाया। ये बताओ थीम किस कलर की रखनी है? वो चेहरा मोड़कर छत को देखने लगा। तुम्हारे आंखों की तरह, ओशियन ब्लू। उसने चंद लम्हे खामोश रहने के बाद आहिस्ता से कहा। मेरी आंखों जैसी? वो चौंका। हाँ, मुझे तुम्हारी आंखें बहुत अच्छी लगती हैं। मेरी आंखें खास नहीं हैं, इनमें नजर आता तुम्हारा अक्स खूबसूरत है। वो मुस्कुरा दिया। वो पल भर को खामोश हो गई थी, जैसे हवा रुक गई हो, और फिर बस इतना कहा। इससे याद आया, आओ छत पर चलते हैं। वो देख रही थी कि कुछ दिनों से वो काम की वजह से परेशान था और ये स्ट्रेस रिलीफ का बेहतरीन मौका था। इस वक्त लेट हो गया है, सब सो रहे होंगे। वो मेहरा की बात पर कुछ हैरान हुआ। हम लास्ट फ्लोर पर रहते हैं, कोई नहीं होगा डिस्टर्ब, चलो। उसने फौरन उठकर खुले बालों को जूड़े में बांधा। जब वो छत पर पहुंचे तो वहां मध्यम रोशनी जगमगा रही थी। आसमान सितारों से भरा हुआ था और हवा में ठंडक थी। अचानक वहां रामिस को देखकर दोनों चौंक गए, जो अंधेरे में अकेले बैठा था। तुम क्यों लुटी हुई रियासत के उजड़े हुए सुल्तान बने बैठे हो? जरगम ने अपने भाई को देखते हुए पूछा। मैंने सोचा था कि ये सुकून की जगह होगी, मगर लगता है कि सुकून तो सिर्फ इंतजार करने में है, रामिस ने उदास मुस्कुराहट के साथ कहा। तुम्हें वलीमे का बताया इसने? मेहरा ने माहौल का तनाव भांपकर मौजू बदला। हाँ, पता चला था। भाभी इस बार प्लीज डांस फ्लोर भी लगवाइएगा। वो लोग बात ही कर रहे थे कि खतीर भी भाप उड़ाता हुआ कॉफी का कप लिए आ गया और उसने हैरत से सबको देखा। यहाँ तो पार्टी हो रही है, उसने कहते हुए बेस साख्ता ही कप मेहरा की जाने बढ़ाया। तुम्हारी ही कमी थी बस। जरगम ने नागावारी से दोनों कबाब में हड्डियों को देखा था। इसे क्या हुआ है? खतीर ने रामिस से पूछा तो उसने कंधे उचका दिए। तुम लोगों ने कभी प्राइवेसी का नहीं सुना? जाओ अपने अपने कमरे में। जरगम का वहीं अपने बाल नोचने को दिल कर रहा था। आप जाएं, हम काम की बात कर रहे हैं, रामिस ने बिल्कुल मुतासिर हुए बगैर कहा था। मेहरा के साथ वह टाइम गुजारने आया था, लेकिन उसे अपने भाई और कजन के साथ जोरदार कहके लगाते हुए देखकर उसने सोच लिया था, शायद अब मुझे इन लोगों से दूर एक घर खरीदना ही पड़ेगा, जहां मैं और मेरी बीवी सुकून से रह सकें। सिर्फ एक महीना गुजरा था, मगर रानीन की खाली नजरों में वही चुपके से बहते आंसू थे, जो मेहरा के गायब होते ही उसके चेहरे पर जम गए थे। गोलूना ने किताब का सफ़ा पलटा, कोशिश की कि अपनी तवज्जो किताब पर मरकूज कर सके, मगर हवा का हल्का सा झोंका भी अब उसे मेहरा की याद दिलाता था। तुम्हें लगा वो ख्वाब था? कमरे की खामोशी रानीन ने तोड़ी थी। गोलूना ने चाय का कप होठों से लगाया। जवाब देने से पहले ही रानीन की उंगलियां मेज पर बिखरे हुए
मेहरा की रेशमी रुमाल से उलझ गई थी। वही रुमाल जो उस दिन उसने आर्ट गैलरी में पहन रखा था। क्या चीज? गोलोना ने चौंक कर उसे देखा। आप ही का यूं अचानक गायब हो जाना। मेरा सिस्टम उनको ट्रेस ही नहीं कर पा रहा। रानीन की आवाज भारी थी। रानीन, हमें सब्र रखना होगा, गोलोना ने आहिस्ता से कहा। मुझे बस। वो रुक गई। मुझे उनकी याद आती है। मुझे भी, गोलोना ने आहिस्ता से इस बात में सर हिलाया। तुम्हें लगता है कि वो ठीक होंगी? उसे हाथ लगाकर कोई अपनी मौत को दावत देगा? फजूल की टेंशन मत लो। गोलोना के अल्फाज में यकीन था जो वो रानीन को भी देना चाहती थी, मगर सच, वो खुद भी डरी हुई थी। मैं आप ही को फिर से ट्रेस करने की कोशिश करती हूँ। रानीन रुमाल उठाती दरवाजे की जानिब बढ़ गई। गोलोना की जिंदगी में वो लम्हे अभी तक ताज़ा थे जब उसने खतीर की फॉलो रिक्वेस्ट को फौरन ही फॉलो कर दी थी। उस दिन एयरपोर्ट पर जो कुछ हुआ था वो अब भी उसके जहन में गूंज रहा था। वो जानती थी कि वो अजनबी जो वासिम से मुदाखलत करने आया था उसका पीछा करने वाले ख्यालात से कहीं ज़्यादा था, मगर फिर भी ये उस बात को समझना कि वो वाकई किसी के बारे में सोच रही थी एक चैलेंज बन चुका था। आज भी जैसे ही गोलोना ने एक किताब के सफ़े पलटे, चाय के कप के साथ वो एक मामूली सी इंस्टाग्राम स्टोरी पर पोस्ट करने का इरादा रखती थी। सादा मामूली सी बात, मगर उस लम्हे में भी कुछ था जो गैर मामूली था। उसने किताब के सफ़े को एक आखिरी बार पलटा और तस्वीर के साथ किताब के सफ़े और चाय का कप का टाइटल लगाया, जैसे वो दुनिया के तमाम थकावटों को भुलाकर सुकून तलाश कर रही हो। लेकिन जब उसने स्टोरी को पोस्ट किया तब उसे कुछ खास महसूस नहीं हुआ। उसने इंतज़ार किया कि दोस्त और फॉलोवर्स उस पर रद्द-ए-अमल देंगे, मगर जो कुछ हुआ वो ना तो मामूली था, ना ही वो कुछ था जिसे गोलोना आसानी से नज़रअंदाज कर सकती थी। एकदम उसकी स्क्रीन पर एक नया पैगाम आया। एक नंबर से पैगाम आया जिसे वो नहीं जानती थी। तुमने ये नॉवल 3 बार नहीं पढ़ा? फिर से पढ़ने से हैप्पी एंडिंग नहीं होगी। ये पैगाम पढ़कर गोलोना का दिल तेज धड़कने लगा था। उसके अंदर कुछ अजीब सी सरगोशियां उठने लगी थी, जैसे ये किसी से ज्यादा नहीं बल्कि किसी अजनबी से था जो उसकी जिंदगी में कुछ मखसूस नोयत का दखल देने की कोशिश कर रहा था। आप कौन? फौरन उसने पैगाम का जवाब दिया। तुम्हें चाहिए कि हैप्पी एंडिंग वाले नॉवेल्स पढ़ो, रोने में आखिर क्या मजा आता है? जवाब जल्दी आया। अगर मेरे पास पैसे होते तो जरूर दूसरे पढ़ रही होती, गोलोना ने बेसारी से जवाब दिया था। फिक्र मत करो गोलोना, तुम्हें दोबारा ये नहीं पढ़ना पड़ेगा। मगर अगला पैगाम उसके दिल की धड़कन तेज कर गया था। अगले दिन जब गोलोना तैयार होकर हॉस्पिटल जाने के लिए निकलने वाली थी, रानीन की आवाज़ सुनकर रुक गई। तुम्हारा प्यार आया है। गोलोना ने दरवाज़ा खोला और बाहर का मंजर देखा। एक बड़ा सा पैकेज जो उसके नाम के साथ आया था। उसने पैकेज को खोला और जब अंदर की चीज़ों पर नज़र डाली तो उसकी आंखें हैरत से फैल गईं। 37 किताबों का ढेर था। वह तमाम किताबें जो उसकी पसंदीदा मुसन्निफिन की थी। उन किताबों की जिल्दें और उन्वानात जैसे उसकी ज़ाती पसंद की अक्कासी कर रहे थे। एक छोटा सा सफ़ेद कार्ड भी था जिस पर लिखा था, तुम्हारी पसंदीदा कहानियों का एक नया आगाज, लूना। कोलोना की नज़रें किताबों पर मरकूज हो गईं, मगर फिर रानीन की गुस्से वाली आवाज़ आई। ये क्या भाई, तुमने इस बार मुझे मास्क देने का वादा किया था। गोलोना ने गहरी सांस लेकर किताबों को एक तरफ रखा था। वो जानती थी कि कुछ ऐसा था जो उसके पीछे छुप रहा था। उसका दिल हर लहजा इस बात पर कुड़ रहा था। वह सरसरी तौर पर उन किताबों को देख रही थी, लेकिन उसके जहन में एक ही सवाल था, ये सब कुछ कौन कर रहा था? क्या ये मेहरा थी? गोलोना ने कमरे की खिड़कियां खोली और बाहर का मंजर देखा। धूप की किरणें जमीन पर फैल गई थीं और गुलाब के फूलों की खुशबू ने कमरे में ताज़ा खुशबू बिखेर दी थी। वो मुसलसल उन किताबों में डूबी हुई थी, जिसे उनमें छुपे हुए किसी राज को हल करना चाहती हो। मगर उसकी आंखों में एक सवाल था, ये सब क्यों हो रहा था? वो जानती थी कि किसी न किसी अजनबी ने उसकी जिंदगी में मुदाखलत की थी और उसका कोई खास मकसद था, मगर इस मकसद को अभी तक पूरी तरह समझ नहीं पाई थी। वो सिर्फ ये चाहती थी कि ये सब खत्म हो और उसके सामने सच्चाई आ जाए। सिक्योरिटी रूम की हवाओं में तनाव था, क्योंकि वो सब गोलमेज के पास नक्शे के साथ खड़े थे। खतीर, मेहरा और जरगम नक्शे को याद करने की कोशिश कर रहे थे। यहाँ जैन है, गार्ड्स हर 5 मिनट बाद पेट्रोल करते हैं। मेहरा अंदरूनी जानिब इशारा कर रही थी। अगर आउटडोर शूटिंग रेंज को उड़ा दें तो वहां से दाखिल हो सकते हैं। खतीर दाएं तरफ इशारा कर रहा था। मेहरा, लेफ्ट साइड कितने गार्ड्स हैं? जरगम ने पेंसिल पकड़कर नक्शे पर झुकते हुए पूछा। 10 से 15 शायद। वो एक लम्हे के लिए सोचती रही। उसने लिखकर खतीर पर नजर डाली। शूटिंग रेंज के करीब?
मैं 30 बंदे को तैयार कर लेता हूँ, खतीर ने कहा। जरगम ने सर नफी में हिलाया तो खतीर ने उससे पूछा, क्या? गार्ड्स का मसला नहीं है, हम गार्ड्स की पहली लाइन से गुजर जाएंगे। मैं सद्दाम के बारे में परेशान हूँ, जरगम ने मेहरा की तरफ देखे बगैर कहा। वो हमसे अच्छे फाइटर नहीं होंगे, मेहरा ने कहा, जिस पर जरगम और खतीर ने आपस में नजरों का तबादला किया। तुम्हें शुरू की ट्रेनिंग तुम्हारे वालिद ने दी थी और उस्ताद को शागिर्द की हर चाल का अंदाजा होता है। खतीर की बात सुनकर भी मेहरा के सपाट अंदाज में कोई फर्क नहीं आया। और कितने गार्ड्स होंगे? उसने पूछा। 2 बालकनी में जो डैडी की स्टडी की तरफ जाती है और 2 तहखाने के करीब। उसने आदमियों की तादाद लिखी। अगर हम हवेली के इस हिस्से को उड़ा दें, क्या दीवारें स्टील की होंगी? चंद लम्हे सोचने के बाद जरगम ने एक गहरी सांस खारिज की। शायद स्टडी का पिछला हिस्सा, जहाँ हथियारों वाली अलमारियां हैं, लेकिन हर तरफ नहीं। खतीर ने आहिस्ता से सरनाफी में हिलाया। खतीर सही कह रहा है, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, तारंजी आर्ट वर्क की वजह से छतें और दीवारों को वैसे ही रहने दिया था। मेहरा ने इस बात में सर हिलाते हुए इत्तेफाक किया। चलो, कम से कम हमारे पास ये फायदा है। वो नक्शे को घूरते हुए गार्ड्स की पहली लाइन में आसानी के साथ आदमियों और दूसरी लाइन में 20 का अंदाजा लगा रहा था। दरवाजे पर दस्तक हुई और मारिया बेगम कमरे में दाखिल हुई। बड़ा वक्फा ले लो, चलो खाने का वक्त है, मारिया बेगम ने नरमी से मुस्कुराते हुए कहा। उसने नक्शे पर पेंसिल रख दी। जब खतीर और मेहरा मारिया बेगम के पीछे चले गए तो उसने उन नंबरों पर नजर डाली जो उसने लिखे थे। फिगर उसके अंदर हथौड़े की तरह बरस रही थी। मैं हर उस शख्स को खतरे में डालूंगा जो मेरे लिए जरूरी है, मेरे दोस्त, मेरी टीम, खतीर और मेहरा। यह भी मुमकिन था कि हम में से कुछ मर जाएं। आंखें बंद करके उसने अपनी पेशानी 2 उंगलियों से दबाई थी। हेडक्वार्टर में ऑपरेशनल नक्शों और बड़ी स्क्रीन के दरमियान NFA और FIA की टीम्स एक बड़ी और चमकदार कॉन्फ्रेंस टेबल के गिर्द बेचैनी से इकट्ठे थी। ऑपरेशन क्लीन स्वीप के मकासद सद्दाम मुगल को पकड़ना, ह्यूमन ट्रैफिकिंग और मंशियात के नेटवर्क को ख़त्म करना है, जिस पर अल्फा टीम और टीम डेविल मुश्तरका तौर पर काम करेगी। खतीर ने ब्रीफिंग का आगाज़ किया। हमारे पास तस्दीक शुदा लोकेशन है। मेरी वाइफ और सद्दाम मुगल की बेटी हमें अहम मालूमात फराहम कर रही हैं। जरगम ने सबको अपनी तरफ मुतवज्जा किया। अल्फा टीम सिक्योरिटी ऑपरेशन संभालेगी। खतीर ने सर हिलाया। टीम डेविल मुतासरीन को महफूज जगह मुंतकिल करेगी और सबूत हासिल करने पर तवज्जो देगी। इंस्पेक्टर थ्राब ने इजाफा किया। दुश्मन की तादाद का क्या अंदाजा है? वास ने पूछा। कम से कम 50 से 60 गार्ड्स, मुमकिन तौर पर इससे ज्यादा, जरगम ने जवाब दिया। आधे घंटे के बाद कमरा खामोश हो चुका था। सब अपनी जिम्मेदारियों का जायजा ले चुके थे और ज़हनी तौर पर आने वाले खतरे के लिए खुद को तैयार कर रहे थे। जोर से मारो, खतीर की आवाज में हुक्म था। आपको लग जाएगी, वो उलझी हुई नजरों से देखते हुए सरनाफी में हिलाते हुए बोली। बस यही तो पॉइंट है मेहरा, दिखाओ कि तुम क्या कर सकती हो, खतीर ने उसकी आंखों में झांक कर कहा। पिछले 1 घंटे से वो ट्रेनिंग कर रहे थे, मगर मेहरा के लिए उस पर वार करना अब भी आसान नहीं हुआ था। अगर तुमने मुझे चोट पहुंचाई तो कसूर मेरा होगा कि मैंने तुम्हें ब्लॉक नहीं किया। उसने एक गहरी सांस खारिज की, जैसे खुद को समझा रही हो। मुझे ये जानना है कि तुम वाकई खतरे का मुकाबला कर सकती हो, वरना मैं तुम्हें साथ ले जाने का रिस्क नहीं लूंगा। जरगम की आवाज पीछे से आई थी। मेहरा ने पलट कर देखा। जरगम सीने पर बाजू बांधे मैट के किनारे पर ऐसे खड़ा था जैसे अगले लम्हे में वो भी मैदान में उतरने वाला हो। ठीक है, वो बमुश्किल सर हिलाते हुए बोली। उसकी सबसे बड़ी उलझन ये थी कि उसे अपनी पुरानी ट्रेनिंग याद ही नहीं आ रही थी, जैसे सब कुछ धुंधला हो गया हो। क्या कर सकती थी, क्या नहीं, कोई अंदाजा नहीं था। अचानक खतीर ने झुककर वार किया। मेहरा ने बिना सोचे समझे रद्द अमल दिखाया। उसकी टांग थामी, खुद को ऊपर खींचा, अपनी टांगे उसकी गर्दन के गिर्द लपेटी और घुमाकर दोनों जमीन पर आ गिरे। ये चीज, इसी की तो बात कर रहा था। जरगम की आवाज जोश से लबरेज थी। ये अच्छा था, खतीर हंसते हुए पीछे हटा। नो ऑफेंस खतीर, लेकिन आपका वजन कुछ ज्यादा ही है। मेहरा कराहते हुए मैट से उठी। दोबारा, जरगम ने आवाज बुलंद की। वहां खड़े होकर हुक्म चलाना आसान है। उसने तेवरी चढ़ाकर जरगम की तरफ देखा था। ठीक है, फिर तुम और मैं। जरगम ने संजीदगी से अपना कोट उतारा और जूते खोलने लगा। क्यों, तुम्हारे पास मेरे आगे पीछे घूमने के अलावा और कोई काम नहीं है? मेरा हंसी। यही तो मेरा फेवरेट काम है, जरगम ने हंसते हुए जवाब दिया और मैट पर कदम रखा। रूल्स होंगे कुछ, चेहरे पर मत मारना, वो उंगली उठाकर बोली। डील? उसने झपट कर वार किया। जरगम ने बड़ी आसानी से वार रोक लिया। उसकी मुट्ठी मेहरा के कंधे से जा लगी, मगर वो जानती थी कि वो पूरी ताकत इस्तेमाल नहीं कर रहा।
महारानी साहिबा, आप इससे कहीं बेहतर कर सकती हैं, जरगम ने सर नफी में हिलाते हुए कहा। वो अगले ही लम्हे दौड़ी, छलांग लगाई और जरगम के कंधे को थाम लिया। हवा में झूलते हुए जरगम ने उसके बाजू को पकड़ा, नीचे झुका दिया और वो सीधा मेट पर गिर गई। मेहरा ने घुटनों के बल उठकर पसीना पोंछा। ब्रेक लो, मुझे और खतीर को देखकर मूवमेंट्स याद करो। जरगम ने उसके सामने पानी की बोतल रखी और वो बोतल लेकर कुछ कदम दूर चली गई। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। खतीर और जरगम अब आमने सामने थे। जरगम ने मुस्कुराकर अपने कजन को देखा। जो जीता वो सिकंदर, जो हारा वो, चलो बंदर कलमा पढ़। खतीर की मुस्कुराहट में शरारत थी। फिर हमला हुआ। मेहरा ने पानी की बोतल थामी, मगर आंखें दोनों की हरकत पर मरकूज थी, जैसे वो दो लोग नहीं बल्कि एक ही ले में चलते हुए दो साए हों। चंद पल गुजरे। एक लम्हे में जरगम ने खतीर की गर्दन की गिर्द बाजू लपेटा, उसे घुमाकर नीचे गिरा दिया। रफ्तार, जरगम की रफ्तार नाकाबिल यकीन थी। हाँ भाई, कौन है बंदर? उसने हंसते हुए खतीर से कहा और दोनों हंस दिए। क्या चीज इंसान को अपने मुखालिफ से ज्यादा ताकतवर बनाती है? जरगम ने मेहरा की तरफ रुख किया। स्पीड। गुड गर्ल, उसने एक आंख मारते हुए कहा। मेड से उतर जाओ ताकि मैं खतीर के साथ ट्रेनिंग कर सकूं। मेहरा ने बोतल उसकी तरफ उछाली। मेरे साथ क्यों नहीं? जरगम ने झूठी खफगी से बोतल थामी। तुम्हारी स्पीड बहुत तेज है, मैं हमेशा दिफा नहीं करना चाहती, असल ट्रेनिंग चाहती हूँ, और वो तुम्हारी तरह बेसब्रे भी नहीं है। उसने खतीर की तरफ मुस्कुरा कर देखा। हाँ, इस घर में तुम्हें मेरे अलावा सभी अच्छे लगते हैं। जरगम ने आंखें घुमाई और कोट उठाने चला गया। वो झूठ नहीं बोल रही थी। खतीर जरगम से ज्यादा तहम्मुल वाला था और एक शानदार ट्रेनर भी था। उस दिन का बाकी घंटा ट्रेनिंग में गुजरा। खतीर की रहनुमाई से वो तेजी से बेहतर हो रही थी। हर हरकत, हर दिफा पहले से ज्यादा पुरएतमाद बनता जा रहा था। मेहरा, तुमने पहले दिन के लिए बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। खतीर ने जब कहा तो जिम में सिर्फ सांसों की आवाजें बाकी रह गई थी। शुक्रिया, उसने थकी हुई सांसों के साथ कहा। कल इसी वक्त, ओके? उसने इस्पात में सर हिलाया। ट्रेनिंग के लिए शुक्रिया। जब खतीर जाने लगा वो रुक कर बोली, कोई बात नहीं। वो मुड़ा और उनकी नजरें मिली तो उसकी आवाज में नरमी आ गई थी। जैसे ही खतीर बाहर गया, मेहरा ने जरगम को देखा, जो खामोशी से सारी कार्रवाई देख रहा था। खतीर वाकई एक अच्छा ट्रेनर है, वो छेड़ते हुए बोली। सुनकर अच्छा लगा, वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, जरगम ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया था। और रू? उसने आंखें छोटी करके पूछा। उसकी जगह कोई नहीं ले सकता, छोटे बहन भाई औलाद की तरह होते हैं। जरगम ने उस दरवाजे की तरफ देखा जहां से खतीर गया था। तुम खुशकिस्मत हो कि तुम्हारे पास इतने करीबी रिश्ते हैं, और अब मैं भी हूँ, उसने नरमी से कहा। अच्छा? जरगम ने उसकी तरफ एक लम्हे को देखा। ऑफ कोर्स। मेहरा की मुस्कुराहट जरा फीकी पड़ी थी। पानी पी लो वरना डिहाइड्रेट हो जाओगी। जरगम ने बोतल उसके सामने रखी। उसने बोतल से 2 घूंट लिए, मगर दिल में एक बेचैनी सी होने लगी थी। जरगम को मुझ पर अभी तक भरोसा नहीं है। मेहरा ने गाड़ी पार्क की तो उसकी नजर वसी और इस इमारत पर पड़ी, जिसके सामने बड़े गेट के पास सिक्योरिटी एहलकार खड़े थे। FIA की इमारत सफेद और हल्के नीले रंग की थी। जब वो बाहर निकली तो सड़क पर सिर्फ उसके सियाह हील्स की टिक टिक की आवाज गूंज रही थी। सियाह पैंट सूट पहने, बैग को कोहनी पर लटकाए, उसने बालों को तरतीब से कमर पर झूलता हुआ छोड़ रखा था। वह एतमाद से दरवाजे की तरफ बढ़ गई। किससे मिलना है आपको? सिक्योरिटी गार्ड ने उसे रोकते हुए कहा था। असिस्टेंट डायरेक्टर जरगम से, उसने सियाह चश्मा सर पर रखते हुए जवाब दिया। बीबी, ऐसे ही नहीं मिल सकते, DA साहब से अपॉइंटमेंट लिया था आपने? गार्ड ने उसे सर से पांव तक देखते हुए पूछा। अपने DA साहब को बोलो उनकी बीवी आई है, वो हल्का सा मुस्कुरा कर बोली। सॉरी मैडम, सर का ऑफिस इस तरफ है। गार्ड का चेहरा हैरत से बदल गया था। उसने जल्दी से दरवाजा खोला और उसे जरगम के दफ्तर की तरफ रहनुमाई की। जब वो अंदर दाखिल हुई तो एक रोशन लॉबी सामने थी। सामने बड़ी सी सीढ़ियां थी जो ऊपर की मंजिल को जाती थी। जब वो राहदारी तक पहुंची तो कई लोग उसे देखकर सरगोशियां करने लगे। दरवाजे पर दस्तक देके अंदर कदम रखा तो उसकी नजरें सबसे पहले दीवारों पर लगी हुई सरकारी तस्वीरों और अवार्ड्स पर गई। एक जानिब सोफे पर 2 मर्द बैठे थे, एक फरबा जिस्म के सियाह सूट और नीली टाई में और दूसरे बुलंद कामत भूरे सूट में। दूसरी तरफ यूनिफॉर्म में बैठा हुआ खतीर बेनियाज दिखाई दे रहा था। मेज के पीछे बैठा जरगम फाइलों में मसरूफ था, मगर उसकी मौजूदगी का एहसास होते ही उसने सर उठाया। गहरी नीली आंखों ने कत्थई निगाहों में झांका और वो मुस्कुरा दिया। नीली शर्ट और ग्रे पैंट में वो आम दिनों के बरक्स लग रहा था। सर, ये मेरी वाइफ है मेहरा, और मेहरा, ये असलम और कामरान सर हैं, हमारे डायरेक्टर जनरल। जरगम ने अपनी डेस्क के पीछे से खड़े होकर तारुफ करवाया। मेरा नहीं ख्याल कि मैं लेट हूँ।
मेहरा ने दीवार पर लगी हुई घड़ी देखकर कहा, आप लेट नहीं, हम जल्दी आ गए थे, बैठे। कामरान साहब ने खुशदिली से सोफे की तरफ इशारा किया। मेहरा ने अपना बैग मेज पर रखा और सरगम के बराबर वाले सोफे पर बैठ गई। हमें खुशी है कि आप अपने वालिद के खिलाफ हमारी मदद कर रही हैं, लेकिन इससे पहले हमें आपकी दस्तखत की जरूरत होगी। असलम साहब ने संजीदगी से कहा, जी मुझे मालूम है। उसने इस्बात में सर हिलाया। खतीर ने खाकी लिफाफा मेज पर रखा। मेहरा ने गैर इजहारी मुआहिदा को बगौर पढ़ा और फिर दस्तखत कर दिए। मिसेस ज्ञानी, आपको टीम में खुश आमदीद। आपका ताउन हमारे लिए बहुत अहम है, असलम साहब ने कहा। हम इस ऑपरेशन के दौरान आपकी मुकम्मल हिफाजत को यकीनी बनाएंगे, कामरान साहब ने मुस्कुराते हुए कहा। थैंक यू सो मच, मेहरा ने नरमी से जवाब दिया। मैं भी चलता हूँ, मेरी मीटिंग है। खतीर ने लिफाफा उठाया और तेज कदमों से कमरे से निकल गया। कामरान और असलम साहब भी उसके पीछे बाहर निकल गए तो कमरे में खामोशी छा गई। मेहरा उठकर शेल्फ पर रखे हुए अवार्ड्स देखने लगी, जबकि सरगम मेज से टेक लगाकर उसे खामोशी से देख रहा था। एक सवाल पूछूं? उसने धीमी आवाज में कहा। तुम कब से कुछ पूछने से पहले इजाजत लेने लगे? मेहरा ने मुड़े बगैर कहा। तुम खुश हो? मेरा मतलब सद्दाम के केस में तुम्हें मेरी मदद करने की जरूरत नहीं थी। मैं जानता हूँ वालिदैन से नफरत करना आसान नहीं होता। उसकी नजरें अभी भी उसकी पुश्त पर बिखरे हुए बालों पर थीं। सिर्फ इसलिए कि आपको सियाह रंग पसंद है, इसका मतलब ये नहीं कि आप अपनी पूरी दुनिया को भी सियाह रंग दें। इंसान को सियाह और सफेद में फर्क करना आना चाहिए। उसके हाथ लम्हे भर को साकित हुए थे। वो जानता था कि वो मजबूत है, लेकिन इतना मजबूत होना क्या खुद पर जुल्म नहीं? मुझे भूख लग रही है, आओ लंच पर चलते हैं। वो उसके करीब आया, अपना बाजू उसके पुश्त पर रखा और जवाब का इंतजार किए बगैर ही उसका बैग उठा लिया। लेकिन मुझे भूख नहीं है अभी। उसके रुखसार पर जाने की सुर्खी दौड़ गई थी। वाओ, द डेडली रेवन ब्लश भी करती है। सरगम अपनी मुस्कुराहट ना रोक सका। शट अप। उसने नजर झुकाकर फर्श के टाइल्स पर मरकूज कर दी। वो दोनों गाड़ी में बैठे। दोपहर का सूरज चमक रहा था। शहर की सड़कों पर जिंदगी रवा दवा थी। गाड़ियां, दरख्त, धूप। दोपहर का वक्त है, इसलिए ट्रैफिक कुछ ज्यादा है। मैं इस रेस्टोरेंट का खाना पहले ट्राई कर चुका हूँ और काफी दिनों से चाह रहा था कि तुम्हें यहाँ लाऊं। सरगम ने ड्राइविंग करते हुए कहा। वैसे तुम्हारा शहर वाकई खूबसूरत है, मेहरा ने बाहर देखते हुए कहा। अभी तुमने अमरगला हिल्स तो देखी ही नहीं है, और वैसे भी हम हनीमून पर गए नहीं हैं। क्यों ना मिशन के बाद पाकिस्तान टूर कर लें? ठीक है, डन। वो मुस्कुराई बगैर ये बताए कि वो पहले ही पाकिस्तान टूर कर चुकी थी। गाड़ी सादा लेकिन जदीद डिजाइन के इमारत के पास रुकी। वो उतरकर रेस्टोरेंट में दाखिल हुए, जो कि शीशे नुमा से मजीन था। बाहर के अतराफ में सजे हुए पौधे और बागीचा था। दाखिले हिस्से में कदम रखते ही एक कुशादा हॉल का सामना हुआ था, जिसमें गोल मेज थी और हल्की मौसीकी चल रही थी। शतरंज की बिसात का फर्श और बड़ी बड़ी खिड़कियों के जरिए आने वाली धूप पूरे हॉल में फैल रही थी। सर, आप क्या ऑर्डर करना पसंद करेंगे? वो दोनों एक मेज पर बैठे और कुछ देर में एक वेटर उनके पास आया। पास्ता और एक चिकन मलाई बोटी की डील। क्योंकि वो यहाँ का खाना खा चुका था तो मेहरा ने अपने लिए भी उसे ही ऑर्डर करने का कहा था। ओके सर, मैं अभी लेकर आता हूँ। वेटर चला गया। वो दोनों आपस में गुफ्तगू करते रहे और रोशनी खिड़की से रेस्टोरेंट के अंदर आ रही थी। वेटर उनका खाना ले आया। मलाई बोटी को देखकर मेहरा के चेहरे पर उदासी मुस्कुराहट आ गई। पछता रही हो ना अंग्रेजों के खाने के आगे ये लजीज शाहकार देखकर? वो निवाला तोड़ते हुए बोला। जब मैं छोटी थी तो मुझे गोश्त नहीं पसंद था और मेरी दादी मुझे जबरदस्ती चिकना गोश्त खिलाती थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता गोश्त सिर्फ उनके हाथ से ही खाने की आदत हो गई। लेकिन जब दादी के इंतकाल के बाद मैंने एक बार खुद गोश्त की कोशिश की, फिर मुझे एहसास हुआ कि मुझे बोटी को तोड़ना भी नहीं आता। बहुत सा थूक निकलकर उसने नजरें मिलाए बगैर ही पास्ता में चम्मच चलाई। उस दिन के बाद से तुमने गोश्त ही नहीं खाया? वो चौंक कर उसे देखने लगा। सिर्फ बोनलेस और स्टेक वगैरह, ये देसी खानों वाला नहीं। उसने आहिस्ता से सर हिलाया। अचानक सरगम ने उसकी तरफ निवाला बढ़ाया। सब देख रहे हैं, प्लीज ये क्रिंज हरकतें मत करो। उसने हैरान सी आंखें सरगम की जानिब फेरी। महारानी साहिबा, मैं सिर्फ सुन्नत पर अमल कर रहा हूँ, और अपने नाखूनों को देखो। वो हंसकर बोला। उसने अपने लंबे सुर्ख रंग के नाखूनों की तरफ देखा, फिर उसके बढ़े हुए हाथ को और आगे झुक कर खा लिया। वलीमे की कैसी तैयारी है? सरगम ने होठों को तर करते हुए सवाल किया। अच्छी है, आंटी शॉपिंग में बहुत मदद करवा रही हैं। तैयारियों की बातें करते हुए वो दोनों दोबारा खाने की तरफ मुतवज्जा हो गए। गोलोना ने अपने कमरे की खिड़की खोली थी तो ठंडी हवा के झोंके ने उसके बालों को उड़ा दिया। दिन भर की थकन उसकी आंखों में बसी हुई थी।
मगर दिल में वही पुराना इस्तराब था। कौन था वो जो इतनी खामोशी से उसकी जिंदगी में दाखिल हो चुका था? जैसे कोई नरमी से बगैर दरवाजा खटखटाए आता है और अपना साया छोड़ जाता है। उसे याद आया सिर्फ 2 दिन पहले वो नामालूम नंबर से एक और पैगाम आया था। तुम्हें चॉकलेट पसंद है ना? हाँ, मगर जहर मिलाकर मत भेजिएगा। उसने मेहरा समझकर उसे मजाक में जवाब दिया था। उसने सोचा था कि शायद यही सब खत्म हो जाएगा, मगर अगली सुबह जब वो अस्पताल के लिए निकली तो दरवाजे के बाहर एक छोटा सा बॉक्स रखा था। अंदर आला क्वालिटी की चॉकलेट्स रखे थे, हर वो ब्रांड जो वो पसंद करती थी, एक छोटे से नोट के साथ। चॉकलेट कभी जहरीली नहीं होती, मगर लोग हो सकते हैं। गोलोना ने बॉक्स को देखा, नोट को पढ़ा, फिर एक सर्द आह भरकर दरवाजा बंद कर दिया। उसे अब यकीन हो चुका था कि ये मेरा नहीं कोई और था। कियानी हाउस के रोने के उरूस पर थी, मेहमानों का हुजूम था और हर तरफ कह के गूंज रहे थे। घर जर्द कुमकुमों की रोशनी में जगमगा रहा था। लॉन में चंद कजन्स इकट्ठे बैठे हंसी मजाक कर रहे थे। चांदनी रंग के स्टेज के पीछे और अतराफ में मुख्तलिफ रंगों के फूल सजे हुए थे। रामिस की किसी बात पर मोमिन और आमिन को हंसते हंसते फंदा लग चुका था। बानो बेगम दीगर बुजुर्ग ख्वातीन के साथ गपशप में मसरूफ थी। कमरे की दीवारें खुशबूदार फूलों से सवारी हुई थी। मेहरा संजीदा चेहरे के साथ शाम से श्रृंगार आईने के सामने बैठी थी, जबकि ब्यूटिशियन उसके चेहरे पर महारत से ब्रश चला रही थी। उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि कोई उसके चेहरे को छुए, लेकिन जब सरगम ने टीनेजर की तरह जिद की तो और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए आज ये तकलीफ बर्दाश्त करनी पड़ी। बस अब आपके बालों को कर्ल करना है, ब्यूटिशियन ने ब्रश रखते हुए कहा। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, लेकिन आंखों में बेजारी झलक रही थी। ब्यूटिशियन बेध्यानी से उसके बाल कर्ल करती रही, फिर उसके सर पर दुपट्टा सजाने लगी। नहीं, इसे बस साइड पर सेट कर दे। मेहरा ने अचानक हाथ से रुकने का इशारा किया। ब्यूटिशियन हैरान हुई, मगर वह सहमी सी लड़की फौरन अस्पात में सर हिलाकर दुपट्टा साइड पर सेट करके तकरीबन भागते हुए कमरे से बाहर निकल गई। बारीक मोतियों से मजीन गहरी नीली फ्रॉक पर परफ्यूम लगाने के बाद उसने कानों में डायमंड के टॉप्स पहने और आईने में अपना अक्स देखा। आ जाओ। दरवाजे पर दस्तक हुई तो उसने आवाज लगाई। सिया कोट पैंट पर सिया टाई पहने और बाल जेल से सेट किए हुए रामिस अंदर दाखिल हुआ। वो उसका अक्स देखकर मुड़ी। भाई की तो लॉटरी लग गई है। वैसे सच बताएं भाभी, उन्होंने ब्लैकमेल तो नहीं किया शादी के लिए? अगर ऐसा है तो 2 बार पल के झपकाएं। उसके संजीदा चेहरे के बावजूद आंखों में शरारत झलक रही थी। तुम भी अच्छे लग रहे हो, वो जोर से हंस पड़ी। वो तो हमेशा लगता हूँ, आप बताएं तैयार हैं? उसने अपना कोट दुरुस्त करते हुए पूछा। हाँ, सिर्फ 10 मिनट चाहिए। उसे तमाम मेहमानों से मिलने से पहले खुद को पुरसुकून करने की जरूरत थी। नो प्रॉब्लम, कोई जल्दी नहीं है, वो कहकर कमरे से बाहर निकल गया और मेहरा बाहर बालकनी में जाकर नीचे तमाम मेजों और सजावट को देखने लगी। मुलाजिम आखिरी लम्हात के कामों के लिए इधर उधर भागते हुए दिखाई दे रहे थे। अचानक हेलीकॉप्टर की आवाज ने उसकी तवज्जो अपनी तरफ मबजूल की और उसने नजरें उठाकर देखा कि एक हेलीकॉप्टर हवेली के ऊपर से होता हुआ आगे निकल गया तो उसके जहन के पर्दे पर कुछ यादें उभर थीं। उसका दिल जोर से धड़कने लगा था। लैंडिंग स्किट पर लटकते हुए बाएं कंधे में दर्द की एक लहर दौड़ गई। उसने ट्रिगर खींचा और खालिद को गोली लगते हुए देखकर लम्हे भर को इत्मीनान हुआ। फिर खालिद ने जवाबी फायरिंग की और उसके सीने में तेज दर्द उठा। वो लैंडिंग स्किड से अपनी गिरफ्त को खो बैठी, जबकि मजीद गोलियां हेलीकॉप्टर को लगी और फिर वो जमीन बोस हो गई। लम्हे भर को आंखें बंद करते ही दिमाग से पर्दा उठ गया और उसे एक लम्हे के लिए दुनिया घूमती हुई महसूस हुई। उसने शीशे के दरवाजे को कांपते हाथों से थामकर बमुश्किल अपने आप को संभाला। सर उठाते ही गुस्सा बिजली की तरह उसमें दौड़ गया था। सब कुछ समझने में चंद लम्हे लगे। ओह माय गॉड, जरगम क्यानी ने उसे बेवकूफ बनाया था। उसने उसे इस्तेमाल किया था। नजरें अपने बाएं हाथ की तरफ गई जो किसी तूफान में पत्ते की तरह हिल रहा था और वो उसकी दी हुई अंगूठी को देखने लगी। उसने उसे धोखा देकर उसके डैडी तक रसाई हासिल की थी। उसने आंखें बंद करके खुद को पुरसुकून करने के लिए गहरी सांस ली। उसे फोकस करने की जरूरत थी। फोकस मेहरा। माजी की यादें पिछले 2 महीनों की यादों से टकराई और उसके अंदर एक धमाके की सूरत में फट गई। याद आया कि वो किस तरह झूठ का शिकार हुई थी। उसने उन पर कैसे यकीन किया और वो उसकी दुनिया कैसे बन गई। मैंने जरगम के मास्क को सच समझ लिया। ओह गॉड, उसने वाकई मुझे यकीन दिलाया कि वो मुझसे मोहब्बत करता है। गुस्से से चीखने की ख्वाहिश दबाकर जब वो बालकनी से वापस कमरे में आई। गेट अ ग्रिप मेहरा। श्श, गहरी सांसें। जिल्लत ने सीने पर जोर से दस्तक दी थी और जख्मी दिल उसे अपनी गिरफ्त में लिए हुए था।
ایک ہاتھ اٹھا کر اس جگہ پر رکھا جہاں خالد نے اسے گولی ماری تھی۔ گہری سانسیں لیتے ہوئے وہ خود کو نارمل کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ارد گرد پھیلے ہوئے جھوٹ اس کے دل کو ٹکڑے ٹکڑے کر چکے تھے۔ میں نے زرگم پر یقین کیا، ایک ماسک سے محبت کی، میں اس سے محبت کرتی تھی۔ آنکھیں چمکنے لگی تو اس نے گہری سانسیں لیتے ہوئے بہت سے آنسو اندر اتارے تھے۔ رانین کا خیال اسے چونکا گیا، سانسیں بے ترتیب ہو گئی تھی۔ یا اللہ، رانین اور گولونا کا کیا ہوا؟ کانپتے ہاتھوں کو منہ پہ رکھا، اپنی دوستوں کی فکر میں وہ برف کی مانند جم گئی تھی۔ اس کا سر درد سے دیکھنے لگا اور عین اسی لمحے کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ سوٹ شلوار میں ملبوس ماریا بیگم اندر داخل ہوئی اور اسے دیکھ کر مسکرا دیا جیسے وہ فیملی کا حصہ ہو۔ اس کی حالت دیکھ کر ان کے ماتھے پر بل پڑے۔ کیا ہوا؟ سر میں درد ہو رہا ہے، وہ بمشکل بولی۔ رکو، میں دوا لاتی ہوں، وہ دروازے کی طرف تیز قدموں سے بڑھتے ہوئے بولی تھی۔ زرگم کو مت بتائیے گا، وہ پریشان ہو جائے گا، اس نے کچھ سوچ کر کہا۔ ٹھیک ہے۔ جیسے ہی ماریا بیگم کمرے سے باہر گئیں، وہ موجودہ مسئلے پر توجہ مرکوز کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ آج رات اس حویلی سے باہر نکلنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ زرگم اور خطیر کے ساتھ تراب نقاش۔ یا خدایا، یہ دنیا شکاریوں کی ہے، اور اگر خود شکار نہیں بننا چاہتے تو شکار کرنا ضروری ہے۔ یہ ان کی دنیا کے ہر بچے کا پہلا سبق تھا، لیکن وہ ابھی کسی کا قتل افورڈ نہیں کر سکتی تھی، اور یہاں سے زندہ نکلنا بھی ممکن نہیں تھا۔ ٹھیک ہے، سوچو۔ بے ترتیب سانسیں اب پرسکون ہو گئی تھیں اور دل کی دھڑکن نارمل ہو گئی۔ آج رات گزار لو، کل دیکھا جائے گا۔ ماریا بیگم جلدی سے کمرے میں پانی کی بوتل اور دوا لے کر آئی تھی۔ اگر زیادہ درد ہے تو ہاسپٹل چلتے ہیں، وہ دوا دیتے ہوئے فکر مندی سے بولی۔ اس کی ضرورت نہیں آنٹی، میں بس 10 منٹ میں آتی ہوں۔ بستر پر بیٹھ کر وہ دوا نکل گئی۔ ٹھیک ہے، وہ پھر اسے فکر مندی سے دیکھنے لگی۔ میں ٹھیک ہوں، آپ مہمانوں کو دیکھیں۔ کسی طرح وہ فیکی سی مسکراہٹ لے آئی۔ ماریا بیگم کچھ مطمئن دکھائی دی اور اس کے انتقامی نگاہیں ان کے کمرے سے باہر جانے تک ان کا پیچھا کرتی رہیں۔ اب صرف آج رات گزارنی تھی، کل وہ فرار ہونے کا راستہ تلاش کرے گی اور پھر کراچی جا کر چیک کرے گی کہ رانین سیف ہاؤس میں ہے یا نہیں۔ جینے چھوڑ کر چلنے پر منہ کے بل گرنے کا خدشہ ہوتا ہے، اس لیے ایک وقت میں ایک قدم اٹھانا ہوگا۔ غصہ اندر ہی اندر ابلتا رہا اور خیالات زرگم کی طرف مڑتے رہے۔ ماننا پڑے گا کہ یہ ایک شاندار کھیل تھا۔ نظریں کمرے کے گرد گھومی جہاں ان کی بہت سی یادیں موجود تھیں جو کہ آف کورس جھوٹی تھیں۔ وہ اس پر ہنس رہا ہوگا۔ زرگم کی آنی نے اس سے نکاح تو کر لیا، لیکن وہ یہ نہیں جانتا کہ اس سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ مغل کی دنیا میں نہیں، ان کی دنیا میں طلاقیں نہیں ہوتی۔ اس سے نکلنے کا واحد راستہ موت تھا، یا تو وہ یا میں۔ تو یہاں کرتے ہیں اس پارٹ کا اینڈ اور ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ پارٹ میں۔ خدا حافظ، اپنا خیال رکھنا اور دعاؤں میں یاد رکھنا۔